हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप भी 9th, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और घर से ही ऑनलाइन पढ़कर बोर्ड की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भौतिक राशियां क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। तो किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का वह गुण जिसे मापा जा सके, यानी जिसको संख्यात्मक मान दिया जा सके, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं तो लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। फिर इसी तरह से किसी वस्तु की चाल को माप सकते हैं तो चाल क्या है? भौतिक राशि है। किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मा को माप सकते हैं तो ऊष्मा भी क्या है? भौतिक राशि है। फिर इसी तरह से किसी वस्तु के द्रव्यमान को माप सकते हैं तो द्रव्यमान भी क्या है? भौतिक राशि है। लेकिन क्या हम किसी व्यक्ति की सुंदरता को माप सकते हैं? नहीं ना, तो सुंदरता भौतिक राशि नहीं है। फिर इसी तरह से किसी की ईमानदारी को नहीं माप सकते हैं तो ईमानदारी भी भौतिक राशि नहीं है। किसी की अच्छाई को नहीं माप सकते हैं तो अच्छाई भी भौतिक राशि नहीं है। मतलब जिन गुणों को हम लोग माप सकते हैं वो भौतिक राशि है और जिनको माप नहीं सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार, यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले इन एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। यदि लंबाई की बात की जाए, यदि किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? उसके दोनों सिरों के बीच की दूरी माप लेंगे तो लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मतलब लंबाई ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। लेकिन अगर किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु द्वारा स्थानांतरित दूरी और समय ज्ञात करना पड़ेगा। यानी चाल ज्ञात करना हो तो एक भौतिक राशि दूरी और दूसरी भौतिक राशि समय पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मतलब अन्य राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला है मूल भौतिक राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मूल भौतिक राशियां क्या है? तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए या जिन राशियों को मापने के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता और किनार की मात्रा, ये सब क्या है? मूल राशियां, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि की बात की जाए तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब इन राशियों को मूल राशियों से ही डिराइव करके बनाया जाता है। जैसे अगर चाल की बात की जाए तो अगर चाल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात करेंगे और फिर समय अंतराल भी ज्ञात करेंगे। मतलब चाल ज्ञात करने के लिए दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। मतलब दो राशियों पर यह निर्भर करता है। मतलब जब तक दो राशियों के बारे में हम लोग ठीक से जानेंगे नहीं तब तक चाल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी तरह से यदि किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करना हो तब भी हम लोग क्या करना पड़ेगा? उस पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा इस फार्मूले के अनुसार। मतलब घनत्व ज्ञात करने के लिए दो राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, द्रव्यमान पर और आयतन पर। और आयतन ज्ञात करने के लिए भी उसकी तीनों विमाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पर या गहराई पर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों का प्रयोग करना पड़ता है, अन्य राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल में हो सकता है क्षेत्रफल हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि ये मूल राशियों से ही व्युत्पन्न किए गए हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां निर्धारित की गई हैं। वो इस प्रकार है। पहला है लंबाई या दूरी, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठवां है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। और इन सब का मात्रक भी इस टेबल में दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भौतिक राशियों का मापन, यानी किसी भौतिक राशि का मापन कैसे किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के माप को व्यक्त करने के लिए दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब किसी वस्तु की लंबाई को हम लोग कहते हैं कि 20 मीटर है तो इसमें दो घटक हैं। पहला तो है सांख्यिक मान, यानी जो आंकिक मान है 20, और उसके बाद से जो मीटर लगा है वो क्या? उसका मात्रक है। मतलब किसी वस्तु की लंबाई को
मीटर में मापा जाता है, और जितना मीटर उसमें शामिल रहेगा किसी वस्तु की लंबाई में वो उसका आंकिक मान हो जाएगा। जैसे जब कहते हैं कि 20 मीटर किसी वस्तु की लंबाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर मात्रक है वो उसकी लंबाई में 20 बार शामिल है, यानी 20 गुना मीटर के बराबर उसकी लंबाई है। यहाँ पर जो आंकिक मान है वह यह दर्शाता है कि मात्रक कितना गुना है, यानी कितनी बार मात्रक शामिल है। और जो मात्रक है वह किसी भी राशि का यादृच्छिक रूप से चुना गया एक निश्चित मात्रा होती है जिसे मानक मान लिया जाता है। उसी मानक को हम लोग मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे द्रव्यमान मापने के लिए किग्रा का प्रयोग कर दिया जाता है, या पाउंड का प्रयोग किया जाता है, या ग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो सब क्या है? मात्रक है। और हम लोग देखते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मीटर मात्रक है वह बड़ा है, तो उसके आगे जो आंकिक मान है वह छोटा है। लेकिन जो सेंटीमीटर मात्रक है वह छोटा है, लेकिन इसके आगे जो आंकिक मान है वह बड़ा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किसी राशि का जो माप होता है उसमें जो आंकिक मान होता है उस मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो n प्रोपोर्शनल टू होता है वह 1/u के बराबर होता है। इस तरह से यदि किसी एक ही राशि को मात्रक u1 से मापने पर आंकिक मान n1 आता है और मात्रक u2 को मापने पर आंकिक मान n2 आता है, तो n1u1 इक्वल टू हो जाता है n2u2। तो चलिए इस फार्मूले पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन है कि किसी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला मात्रक है वह u1 का मान क्या है। पहले मात्रक में आंकिक मान कितना है? 40 है, यानी n1 इक्वल टू है 40। और मात्रक क्या है? मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा जो मात्रक है वो क्या है? u2 इक्वल टू है, इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि u2 का मान हम लोग को ज्ञात करना है n2 का मान। मतलब जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो n2 का मान क्या आएगा? तो हम लोग अभी देखे थे कि n1u1 इक्वल टू होता है n2u2। अब इसमें n2 का मान ज्ञात करना है तो u2 की तरफ भेजेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1u1 अपान u2। मान रख दिया जाए। n1 का मान क्या है? यह है 40। u1 का मान क्या है? तो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर u2 का मान क्या है? u2 का मान है मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करेंगे? या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे या मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। इसी तरह से घंटा को या तो सेकंड में चेंज करेंगे या सेकंड को घंटा में चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ये होता है 1000 मीटर। 1000 हो गया। फिर इसी तरह 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 60 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये हो गया। अपान, इसको नहीं चेंज करना, इसको ऐसे ही रहने देना है, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या है? तो हो गया पूरा 40 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल, फिर इस 0 से यह 0 कैंसिल, फिर 2 से ये 3 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 20। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 100 अपान, और नीचे कितना होगा? 9 हो जाएगा। ये हो गया n2 का मान। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 40 किमी पर घंटा इक्वल टू हो जाएगा 100 अपान 9 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।